हेलो बच्चों। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल को किस तरह से निकाला जाता है। उसका एक शॉर्टकट मेथड मैं आपके पास लेके आई हूँ। तो बेसिकली बॉन्ड एंगल का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। कई बार क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में स्पेशली ऐसे पूछे जाते हैं जहाँ पे बॉन्ड एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, या डायरेक्टली आपके नीट और जेई में क्वेश्चंस आते हैं बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस पता करने के लिए। तो एक छोटा सा ट्रिक आज हम समझेंगे जिसको यूज़ करके हम बॉन्ड एंगल को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है उसको लिख लेते हैं। ट्रिक फॉर बॉन्ड एंगल sequence determination. Now, trick is very simple. You just have to understand this given flow chart. हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी स्पीशीज दिए हैं जिनके बीच में हमें बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस अरेंज करना है, उन सभी स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन of all given species। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे आपके पास दो केस आ सकता है। केस क्या क्या आएगा? पहला, या तो सभी के हाइब्रिडाइजेशन सेम हो सकते हैं, मतलब जैसे मान के चलिए आपको 3 मॉलिक्यूल दिया है और आपको तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस पता लगाना है। आपने उन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका सेम है तो हम ये वाला पॉइंट फॉलो करेंगे, और आपका जो तीनों मॉलिक्यूल दिया है उसके हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने सभी के हाइब्रिडाइजेशन निकाले, फिर मैंने उनको कैटेगराइज कर दिया दो डिफरेंट पार्ट में। पहला, सभी के हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और दूसरा क्या है, सभी के हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर एसपी आएगा तो आप डायरेक्टली उसका एंगल बता सकते हैं 180 डिग्री। अगर sp2 आएगा तो आप उसका एंगल अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री बता सकते हैं। और अगर sp3 आता है तो आप उसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आप बता सकते हैं। बट अगर आपका स्पीशीज ऐसा दिया है जिसमें सभी के हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है, तो हमें एक और स्टेप मूव करना पड़ेगा। और वो एडिशनल स्टेप क्या है? एडिशनल स्टेप ये है, हमें चेक करना पड़ेगा लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है। सो चेक फॉर लोन पेयर। इसमें अब दो केस हमारे पास आ सकता है। अगर लोन पेयर आपका प्रेजेंट है, और दूसरा केस आ सकता है लोन पेयर आपका एब्सेंट है। अगर लोन पेयर एब्सेंट है बच्चों, तो जितने भी स्पीशीज के बीच में हम बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस पता लगा रहे हैं, हम कहेंगे दे ऑल हैव सेम बॉन्ड एंगल। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास सभी के हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला और सभी के हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है, सेम के बाद आपने ये चेक किया कि लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि हाइब्रिडाइजेशन तो सभी के सेम है बट लोन पेयर एब्सेंट है। अगर लोन पेयर एब्सेंट है और सभी के हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, तो उन सभी के बॉन्ड एंगल भी आपका क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर आपका लोन पेयर प्रेजेंट है तो चेक कीजिए कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। मोर विल बी द नंबर ऑफ लोन पेयर, मोर चांस ऑफ रिपल्शन। जितने लोन पेयर होंगे उतने ज़्यादा चांस होगा रिपल्शन का, और जितना ज़्यादा रिपल्शन का चांस होगा बॉन्ड एंगल आपका उतना ही कम होगा। सो कॉन्ट्रैक्शन इन बॉन्ड एंगल। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन उसके अंदर
लोन पेयर आपका प्रेजेंट है, मतलब जितने भी स्पीशीज दिए हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आप चेक कीजिए कि कितने लोन पेयर है। जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होगा ना, वहाँ ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस किया जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन LP repulsion is more dominant as compared to LP-BP repulsion, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे मिनिमम होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास लोन पेयर है तो चेक कीजिए कितने लोन पेयर है। ज़्यादा लोन पेयर होगा तो ज़्यादा रिपल्शन का चांस होगा, और ज़्यादा रिपल्शन का चांस होगा तो बॉन्ड एंगल उतना ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ वन मोर केस हमारा क्या है, case 1, if hybridization and lone pair both are same, ये कंडीशन हमें कब लगानी थी, जब सभी के पास अलग अलग नंबर ऑफ लोन पेयर होगा। तब हमने कहा कि जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होगा उसमें बॉन्ड एंगल का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। लेकिन अगर मान के चलिए ऐसा कोई केस दे दिया जाए जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और सभी के लोन पेयर भी सेम है, तो वहाँ पे हमें दो सब केसेस देखना है। पहला, इफ सराउंडिंग एटम are same but central atom are different, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है। अब आपको ये देखना है कि सेंट्रल एटम डिफरेंट है या सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो पहला मैंने केस क्या ले लिया है, केस ऐसा लिया है जिसमें सेंट्रल एटम आपके डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम आपके सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम का जो साइज होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा। और इसी में सेकेंड पार्ट क्या है, इफ सराउंडिंग एटम आर डिफरेंट but central atom are same, then bond angle is directly proportional to the size of surrounding atom। तो बहुत छोटा सा ट्रिक है, देखिए यहाँ पे फिर से हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा मैंने। सबसे पहले हमने क्या किया, जितने भी स्पीशीज़ हमें दिए जाएंगे सबका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। उसके बाद उसको दो कैटेगरी में उसको डिवाइड कर देना है, वेदर दे ऑल हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन और दे हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। If they have different hybridization, then there is no problem. Directly on the basis of their hybridization, we can decide the bond angle of given species. But if the hybridizations are same, then check for the lone pair, whether lone pair is present in the molecule or absent in the molecule. If lone pair is absent in all the species, then they all have same bond angle. But if the lone pair is present in the given species, then check for who's हैविंग मोर नंबर ऑफ लोन पेयर। जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होगा वहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन के चांस होंगे, और जहाँ ज़्यादा रिपल्शन के चांस होंगे वहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका उतना ही कम होगा, मतलब वहाँ पे बॉन्ड एंगल उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे सेकेंड हमारा केस क्या है, सेकेंड केस है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर दोनों ही सेम हो जाए
तो हमें यहाँ पे देखना है सराउंडिंग एटम सेम है या सेंट्रल एटम आपका सेम है। इस बेसिस पे इसको दो सब केसेस में हमने डिवाइड कर दिया है। अगर सराउंडिंग एटम सेम है बट सेंट्रल एटम अगर आपका डिफरेंट होता है तो बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सेंट्रल एटम होगा। और अगर सराउंडिंग एटम आपका डिफरेंट है बट सेंट्रल एटम आपका सेम है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम होता है। अब इसी को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट अस से BF3 BCl3 एंड BBr3। सपोज ये हमें स्पीशीज दे रखे हैं, हमें इनका बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके बोरॉन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। 3 फ्लोरीन आपके बोरॉन के साथ ट्राइगोनल प्लेनार में कनेक्टेड होंगे। यही हमारा स्ट्रक्चर किसका होगा, BCl3 का। और एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका होगा, BBr3 का। अब अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या है, हमें स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता है। और स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहे हैं यहाँ पे बोरॉन, 3 बॉन्ड सब जगह पे बना रहा है। और लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है इसके पास, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है, तो लोन पेयर 0 हो गया। तो स्टेरिक नंबर अगर 3 आता है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। मैं यहाँ पे स्टेरिक नंबर के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन साइड में लिख देती हूँ। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अगर स्टेरिक नंबर हमारा 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अगर स्टेरिक नंबर हमारा 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। अगर स्टेरिक नंबर हमारा 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। स्टेरिक नंबर अगर 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 हो जाएगा। और स्टेरिक नंबर अगर आपका 7 होता है तो हम कहते हैं sp3d3। These are the corresponding hybridizations with the corresponding steric number. Now यहाँ पे जितने भी बोरॉन है सबका हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया, sp2 sp2 sp2, और किसी के पास लोन पेयर नहीं है, मतलब ऑल हैव 0 लोन पेयर। तो एक बार इस फ्लो चार्ट को फिर से देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर एब्सेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपने सबका निकाला, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम आता है तो सेम के अंदर हमने क्या देखा, लोन पेयर, बट लोन पेयर तो एब्सेंट है। तो अगर लोन पेयर एब्सेंट होगा तो दे ऑल हैव सेम बॉन्ड एंगल। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो तीनों स्पीशीज है, तीनों जगह पे बॉन्ड एंगल हमारा क्या है, बराबर है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, तीनों के बॉन्ड एंगल बराबर हैं यहाँ पे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है SO4 -2 ClO4 PO4 -3 SiO4 -4। इन चारों के हमें बॉन्ड एंगल बताने हैं। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, करना क्या है आपको, सेंट्रल एटम आपका सल्फर है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फॉस्फरस है, यहाँ पे सिलिकॉन है। 4 ऑक्सीजन सबके आसपास है, तो 4 ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो हर जगह पे मैं 4 ऑक्सीजन लगा दूंगी सराउंडिंग एटम के तौर पे। अब आपको देखना ये है कि स्पीशीज पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं। जितने नेगेटिव चार्ज है ना, उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ लगा दो, और रिमेनिंग ऑक्सीजन क्या करो, डबल बॉन्ड के साथ लगा दो। और जो जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ है ना, उस पे नेगेटिव चार्ज दे दो। तो ये हमारा सल्फेट का स्ट्रक्चर हो गया। वही लॉजिक अगर यहाँ लगाया जाए तो एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक सिंगल बॉन्ड होगा, और रेस्ट क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। और अगर जहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉस्फरस की, तो यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज है, 3, तो 3 सिंगल होगा, 1 डबल होगा।
और जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ 4 नेगेटिव चार्ज है, मतलब चारों ऑक्सीजन हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ, और चारों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है. सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज गिवन आयन. नाउ अब अगर हमें स्टेरिक नंबर निकालना हो तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. अब गौर से देखिए, ये जो पहला स्पीशीज है इसमें सल्फर कितने सिग्मा बना रहा है, 1 2 3 4. जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे एक सिग्मा रेस्ट पाई होता है, तो 4 सिग्मा है. अब लोन पेयर हमारा कितना है यहाँ पे 0, तो इसका मतलब 4. अब 4 के करस्पॉन्डिंग हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, sp3 आता है, तो ये sp3 हो गया. रेस्ट अदर केसेस में भी आप निकाल के देखिए, यहाँ पे कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, लोन पर 0, तो ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 है, यहाँ पे भी सल्फर sp3 है. यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 और ये 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी sp3 है. और यहाँ पे अगर हम सिलिकेट आयन को देखें तो ये भी सिलिकन यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और लोन पर 0 है, तो ये भी हमारा sp3 हो गया. तो आप देख सकते हैं कि सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है और सभी के पास लोन पेयर एब्सेंट है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली ऊपर वाला केस ही हो रहा है. तो इनके अंदर भी हम बॉन्ड एंगल क्या कहेंगे, बराबर है. दे ऑल्सो हैव सेम बॉन्ड एंगल. नाउ आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस से हमें कहा है CO3 -2 NH4 प्लस एंड NO2 प्लस. यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, सबसे पहले कार्बोनेट आयन की बात कर लेते हैं. तो कार्बोनेट आयन में क्या है, कार्बन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसके चारों तरफ कितने नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज. तो 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड देना है, एक को डबल बॉन्ड देना है, और जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे एक एक नेगेटिव चार्ज दे दो. तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो चुका है CO3 -2 का. इसी तरह से नाइट्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के साथ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. और रही बात NO2 प्लस की, तो NO2 प्लस के अंदर जो हमारा नाइट्रोजन है वो लीनियर होता है, दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर. तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालें तो ये जो हमारा कार्बन है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर 0 है, तो 3 मतलब sp2 हो गया. यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो बेसिकली ये नाइट्रोजन यहाँ पे sp3 हो गया. और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो बेसिकली ये नाइट्रोजन sp हो गया. तो आपने तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाला, बट तीनों के हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आ रहे हैं. तो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और सभी के अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन ओनली वी कैन डिफाइन द बॉन्ड एंगल इन देम, राइट. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल इनके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही डिफाइन कर देंगे. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं पहला स्पीशीज हमारा क्या दिया है, CO3 -2, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होगा sp2 के हिसाब से 120 डिग्री. sp3 वाले का कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और sp वाले का कितना होगा 180 डिग्री होगा. तो इसके बेसिस पर हम बॉन्ड एंगल क्या कहेंगे, NO2 प्लस का सबसे ज़्यादा है, आफ्टर दैट होगा किसका, CO3 -2 का, और सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल इन तीनों के बीच में किसका है, NH4 प्लस का है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर सपोज आपको क्वेश्चन में कहा है NH3 NH2 माइनस एंड NH4 प्लस, इन तीनों के बीच में हमें पता लगाना है. तो सबसे पहले गौर से देखिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये 3 बॉन्ड बना रहा है. अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है. 5 में से उसने क्या किया, 3 यूज़ कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो रेस्ट कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर है. यहाँ पे आ जाते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, 2 ही बॉन्ड बना रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से ने 2 तो बॉन्ड बना लिए हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो ओवरऑल इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। और रही बात NH4 प्लस की, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ। अब अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का अगर हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा तो 3 है और लोन पेयर 1 है, तो 3 + 1 4 मतलब sp3 हुआ। यहाँ पे अगर लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर हमें क्लियरली देखने में मिल रहा है 1। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन कितने सिग्मा बना रहा है, 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और लोन पेयर कितने हैं आपके पास, 2 हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे 4 मतलब ये भी sp3 हो गया। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं आपके पास, 2 लोन पेयर हैं, और अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो नाइट्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 4 और लोन पेयर है 0, तो ये 4 हो गया, तो ये sp3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 3 ऐसे स्पीशीज़ दिए हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, बट इसके पास लोन पेयर 0 है, इसके पास लोन पेयर 2 है, इसके पास लोन पेयर 1 है। अब इसके फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, इफ़ hybridizations are same, if the hybridization are same for the given species, then हमने क्या चेक किया, चेक फॉर द लोन पेयर। अब लोन पेयर कुछ स्पीशीज में प्रेजेंट है, राइट, तो जब हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो हमें क्या देखना है, मोर नंबर ऑफ लोन पेयर, more chance of repulsion, and more chance of repulsion implies lesser will be the bond angle। तो आप इसको गौर से देखिए, यहाँ पे हमने जब तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो हमें सेम मिला। अब जहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा है वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है, और जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है वहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे मिनिमम होगा, और जहाँ पे लोन पेयर नहीं है वहाँ का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, lesser will be the repulsion, and lesser will be the repulsion, more will be the bond angle। मतलब आप हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड एंगल मिनिमम होगा। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन NH2- के अंदर है, तो बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस अगर हम देखें तो NH2- का सबसे मिनिमम होगा, उसके थोड़ा सा ज़्यादा किसका होगा, NH3 का, और सबसे ज़्यादा इन तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल किसका होगा, NH4+ का होगा, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ lone pair। Now come to the next question। Suppose हमें क्वेश्चन में कहा गया है PF3, PCl3, PBr3, PI3, इन चारों के बीच में हमें बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले गौर से देखिए, हर फॉस्फरस 3-3 बॉन्ड बना रहा है, और फॉस्फरस आपका ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है, तो बेसिकली उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके वो बॉन्ड को बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर जो PF3 है उसमें 3 उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया, रेस्ट अदर केसेस में बस हमने हैलोजन को चेंज कर दिया है। अब अगर ये तीन बॉन्ड बना रहा है तो अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से उसने क्या किया होगा, 3 को यूज़ किया होगा, तो रेस्ट इन सभी के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है। तो ये कौन सा केस है, अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितना आएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 1 है, तो 3 + 1 4, 4 मतलब sp3। ये सारे sp3 नेचर के हैं, ये भी sp3, ये भी sp3 हो गया। तो जब सभी यहाँ पे sp3 है मतलब सभी के हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और लोन पेयर भी आप देख सकते हैं कि सबके पास सेम नंबर है, तो ये कौन सा केस है। इस फ्लो चार्ट को फिर से देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका सेम है और लोन पेयर भी अगर आपका सेम है, तो हमें देखना है कि वेदर सराउंडिंग एटम आर सेम और सेंट्रल एटम डिफरेंट, और सराउंडिंग एटम आर डिफरेंट एंड सेंट्रल एटम आर सेम। तो यहाँ पे अगर सराउंडिंग एटम आपका सेम है बट सेंट्रल एटम अगर आपका डिफरेंट है, तो बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के, और अगर आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो सराउंडिंग एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका बॉन्ड एंगल होता है। मतलब कहने का ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम सभी में कॉमन है, सभी जगह पे सेंट्रल एटम आपका फॉस्फरस है,
यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, सराउंडिंग एटम आपका चेंज हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल का सराउंडिंग एटम के साइज से क्या रिलेशन है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। तो सबसे ज़्यादा सराउंडिंग एटम यहाँ पे किसका साइज है, आई का। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हम किसका देखेंगे, PI3 का, फिर PBr3 का, फिर होगा PCl3 का, और सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा इन चारों में, PF3 का होगा। इन अ सिमिलर वे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं सिमिलर मॉडल का। जैसे मान के चलिए आपको कहा गया है NF3, NCl3, NBr3, Ni3। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। अगर हमें इनके बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस असाइन करना है तो आप देख सकते हैं एक ही डिफरेंस है, जस्ट आई हैव रिप्लेस फॉस्फरस विद द नाइट्रोजन, एंड सिंस नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम फैमिली, दैट मीन्स सभी के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, एग्जैक्टली इन्हीं के स्ट्रक्चर जैसा होगा। तो इसके भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा विथ वन लोन पेयर, रेस्ट अदर का भी क्या होगा, sp3 होगा विथ वन लोन पेयर। मतलब ये भी कौन सा केस है, सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड विथ सेम नंबर ऑफ लोन पेयर। देन यहाँ पे भी हमें सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम आपका कॉमन है, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल सराउंडिंग एटम के साइज के साथ रिलेट करना पड़ेगा। और सिंस बॉन्ड एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल Ni3 का, फिर होगा NBr3 का, फिर होगा NCl3 का, और सबसे लीस्ट किसका होगा, NF3 का। तो ये हमारा सीक्वेंस आ चुका है बॉन्ड एंगल का। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है H2O, H2S, H2SC, H2TE। तो इन चारों के बीच में अगर हमें बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस असाइन करना है तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन आपका बिलोंग करता है कहाँ से, ग्रुप नंबर 16 से, और 16 ग्रुप एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से ऑक्सीजन 2 को तो यूज़ कर रहा है बॉन्ड को बनाने के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, 4, मतलब 2 लोन पेयर। तो एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होगा हाइड्रोजन सेलेनाइड का, क्योंकि है तो ये सारे सेम ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम सभी सेम ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो सबके वैलेंस शेल में सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो स्ट्रक्चर भी ये सिमिलर टाइप के ही बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन हम निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, 2 + 2 यहाँ पे कितना होगा, 4 मतलब sp3, ये भी sp3 है, रेस्ट अदर भी हमारे क्या हैं, sp3 हैं। और अगर हम लोन पेयर को काउंट करें तो लोन पेयर इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो ये कौन सा केस है, ये भी केस है सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम लोन पेयर। तो अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है एंड सेम लोन पेयर है तो हमें फिर से क्या देखना पड़ेगा, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। अब यहाँ पे गौर से देखिए, जो सराउंडिंग एटम है हमारा वो सेम है हर जगह पे, चेंज कहाँ पे आ रहा है, सेंट्रल एटम में। तो सेंट्रल एटम के साइज के बॉन्ड एंगल किस तरह से रिलेटेड होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज सबसे बड़ा किसका है, टेलुरियम का। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस सेंट्रल एटम का साइज सबसे छोटा होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हम किसका कहेंगे, H2O का, फिर H2S का, फिर H2SC का, और देन H2TE का। ये हमारा सीक्वेंस हो गया बॉन्ड एंगल का। एक बस पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखवाया था, इफ द सराउंडिंग एटम आर डिफरेंट बट द सेंट्रल एटम आर सेम देन द बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम। एक एक्सेप्शन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, और वो एक्सेप्शन क्या है, इफ surrounding atom
is fluorine, then bond angle is minimum. मतलब अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ पे सराउंडिंग एटम आपका फ्लोरीन होगा तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे मिनिमम होगा गिवन स्पीशीज के बीच में. इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं. जस्ट इमेजिन कीजिए आपको क्वेश्चन में कहा है OF2, OH2, OCl2, OBr2. अब गौर से देख लेते हैं. सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पे दो दो बॉन्ड बना रहा है और हर जगह पे सेंट्रल एटम हमने सेम रख लिया है. और ऑक्सीजन आपका बिलोंग कहाँ से करता है? ग्रुप नंबर 16 से, जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. तो इसलिए क्या होगा? 2 को यूज़ करके ये 2 लोन पेयर भी होगा सभी के पास. अब यहाँ पे लोन पेयर है. अगर हम इनके हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करें तो 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3. 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर 4 मतलब sp3. 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर टोटल मिला के 4, ये भी sp3 और ये भी sp3. और अगर लोन पेयर को देखा जाए तो लोन पेयर सभी में क्या है? सेम है. तो ये भी कौन सा केस आ गया? लास्ट वाला केस आ गया कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर अगर आपका सेम है तो हमें देखना है सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम के साइज को. बट सिंस आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम तो कॉमन है तो हमें सराउंडिंग एटम के बेसिस पे जज करना पड़ेगा. और सराउंडिंग एटम के साथ क्या रिलेशन होता है बॉन्ड एंगल का? बॉन्ड एंगल इज directly proportional to the size of surrounding atom with the exception of फ्लोरीन. फ्लोरीन हमारा एक्सेप्शन होता है. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा सराउंडिंग एटम का साइज किसका बड़ा है? ब्रोमीन का. तो OBr2 सबसे बड़ा होगा बॉन्ड एंगल इसका. उसके बाद होगा OCl2 का. अब अगर हम OH2 एंड OF2 के बीच में कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का साइज छोटा है फ्लोरीन से. बट स्टिल यहाँ पे हम क्या कहेंगे? फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल मिनिमम होगा क्योंकि ये हमारे पास एक एक्सेप्शन के अंदर आता है. तो OH2 का ज़्यादा होगा एंड OF2 का सबसे मिनिमम होगा. तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरह से बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस निकाला जाता है. इसी तरह से नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं. लेटर से हमें क्वेश्चन में कहा गया है H2O एंड हाइड्रोनियम आयन के बीच में एंगल का सीक्वेंस बताइए. तो सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? 2 बॉन्ड बना रहा है. यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 3 बॉन्ड बना रहा है. अब गौर से देखिए ऑक्सीजन आपका बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 16. तो 16th ग्रुप के एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन. 6 में से 2 इसने यूज़ कर लिया तो रेस्ट इसके पास क्या बचा? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर. यहाँ पे क्या होगा? एक लोन पेयर को यूज़ करके इसने H+ के साथ मिलके बॉन्ड बना लिया है. तो रेस्ट इसके पास क्या होंगे? एक ही लोन पेयर होगा. मतलब आप इमेजिन करो इसको हमने क्या किया? एक H+ दे दिया. एक H+ हमने दे दिया तो इसका एक लोन पेयर तो यूज़ हो चुका है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए और एक लोन पेयर इसके पास रह जाएगा. तो अगर हम इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं तो सिग्मा यहाँ पे 2 है और लोन पेयर भी 2 है. तो ये 4 हो गया मतलब ये sp3 हुआ. यहाँ पे कितने सिग्मा है? 3. लोन पेयर 1 है तो कितना हुआ? ये 4. ये भी sp3 है. बट यहाँ पे लोन पेयर 2 है, यहाँ पे लोन पेयर 1 है. तो अभी जस्ट देखिए हमने जो फ्लो चार्ट लिया था उसमें क्या कहा था कि लोन पेयर अगर हमारा ज़्यादा होता है तो रिपल्शन भी ज़्यादा होता है. आप देख सकते हैं मोर नंबर ऑफ लोन पेयर इम्प्लाइज मोर नंबर ऑफ रिपल्शन एंड मोर रिपल्शन इम्प्लाइज लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल. तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? जिसके पास ज़्यादा लोन पेयर है वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा लोन पेयर के बीच में. और अगर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? सेकेंड मॉलिक्यूल का. इन अ सिमिलर वे let us try this question. BH2 BH3 CH4.
तो यहाँ पे बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके ये क्या करेगा, 2 बॉन्ड बना रखा है, तो ये लीनियर हुआ। तो यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp आ जाएगा क्योंकि 2 सिग्मा है। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 को यूज़ करके ये क्या करेगा, 3 सिग्मा बना लेगा बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये sp2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन हो गया वो sp3 नेचर का हो गया। तो आप देख सकते हैं सभी के हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होता है तो डायरेक्टली हम बॉन्ड एंगल को ध्यान में रख सकते हैं। इसका 180 डिग्री होगा, इसका 120 डिग्री होगा और इसका 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो इस बेसिस पे इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर BH3 का, और सबसे लीस्ट किसका होगा बॉन्ड एंगल, CH4 का होगा। इसी तरह से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कई बार आ गया है एग्ज़ाम में, CH4 NH3 NH2O। आई वुड सजेस्ट कि इसके बॉन्ड एंगल की वैल्यू सब लोग याद रखें। सबसे पहले अगर कार्बन की बात करें तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन के वैलेंस शेल में भी होता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 को यूज़ करके ये 4 बॉन्ड बना चुका है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, 5 में से 3 इसने यूज़ कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में बचा। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब है 2 इसके पास लोन पेयर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है, 6 में से इसने 2 यूज़ कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो रेस्ट 4 बचा, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर 0 है, तो 4 + 0 विल बी 4, मतलब sp3 हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 + 1 4, ये भी sp3 हुआ। बट यहाँ लोन पेयर आपका 0 है, यहाँ लोन पेयर आपका 1 है, और यहाँ पे 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3 आ रहा है, बट यहाँ लोन पेयर 2 है। तो फिर से क्या देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट लोन पेयर आपके पास अनइक्वल अमाउंट में है। तो जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होगा वहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन आर मोर फ्रीक्वेंट, more dominant as compared to lone pair bond pair repulsion, which is more dominant as compared to bond pair repulsion. So basically जहाँ repulsion ज़्यादा होता है वहाँ पे bond angle कम होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे बॉन्ड एंगल CH4 का होगा, फिर अमोनिया का होगा और फिर आपका वाटर का होगा। इनके बॉन्ड एंगल याद जरूर रखिए। CH4 का 109 डिग्री 28 मिनट होता है, अमोनिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री के आसपास होता है, और वाटर के अंदर 104.5 डिग्री के आसपास होता है। ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि NCERT में डायरेक्टली ये बॉन्ड एंगल इन तीनों मॉलिक्यूल के दिए गए हैं और इससे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आपको कहा है BeCl2, BCl3 एंड CCl4, इन तीनों के बीच में हमें बताना है। सो दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू अबव क्वेश्चन, just I have replaced hydrogen with Cl, nothing else. So the shape of these molecule will be same as above. This molecule will be linear with sp hybridization. This molecule will be trigonal planar with 120 degree, and this molecule will be tetrahedral with bond angle equal to 109 degree 28 minute. So on the basis of hybridization itself, we can clearly say that they all have different bond angle. Now few more questions. Let us say molecule given are CO2, CO3-2 एंड CH4, इन तीनों के बीच में बताना है। तो सबसे पहले CO2 का स्ट्रक्चर सबको ध्यान में आना चाहिए। कार्बन यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इसलिए क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, और कार्बन यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर के साथ है। अब यहाँ पे अगर कार्बन का स्टेरिक नंबर निकाला जाए तो 2 सिग्मा, लोन पेयर 0 है क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 यूज़ करके वो 4 बॉन्ड यहाँ पे बना ही चुका है, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, 2 सिग्मा मतलब sp,
विथ ज़ीरो लोन पेयर। यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन के चारों तरफ 3 ऑक्सीजन है, बट क्या कहा मैंने ऊपर, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड दे दो, रेस्ट को डबल बॉन्ड दे दो। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल बॉन्ड एंगल की बात करें तो उसके लिए पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। यहाँ एक सिग्मा, ये सिग्मा, लोन पेयर तो ज़ीरो है क्योंकि कार्बन यहाँ भी 4 बॉन्ड बना रहा है। उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको यूज़ कर लिया है उसने बॉन्ड को बनाने के लिए। तो 3 सिग्मा, लोन पेयर ज़ीरो मतलब 3 मतलब sp2 हो गया। और अगर ये sp2 नेचर का है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हम क्या कह सकते हैं, 120 डिग्री। यहाँ पे sp नेचर का है तो बॉन्ड एंगल हम क्या कह सकते हैं, 180 डिग्री। और CH4 में कार्बन हमारा क्या है, 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कार्बन अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके 4 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे भी कार्बन आपका sp3 होगा क्योंकि स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, और लोन पेयर आपका ज़ीरो है यहाँ पे, बट sp3 होने की वजह से बॉन्ड एंगल इसका कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो इस तरह से बच्चों हमें किसी भी गिवन स्पीशीज़ का अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए सीक्वेंस तो हम इसको निकाल सकते हैं। जाते जाते एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन में कहा है ClO4 माइनस, ClO3 माइनस एंड ClO2 माइनस, इसका बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस बताइए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम क्वेश्चन के अंदर इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर जाएं तो हर क्लोरीन के, यहाँ पे इस क्लोरीन के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन है, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और उस पर नेगेटिव चार्ज, और रेस्ट ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड। So this is the structure of ClO4 minus, and as you can clearly see that chlorine is forming 7 bond because क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके ये 7 बॉन्ड बना चुका है, तो इसकी वजह से क्लोरीन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। बट यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इसके आसपास है 3 ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड देना पड़ेगा, रेस्ट को डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। अब गौर से देखिए क्लोरीन यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है, बस 5, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उनके अंदर से 5 को यूज़ करके ये 5 बॉन्ड बना चुका है, तो रेस्ट एक लोन पेयर भी तो होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 ही ऑक्सीजन है, जिसमें एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ होगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज, और एक आपका डबल बॉन्ड के साथ होगा। अब यहाँ कितने बॉन्ड बन रहे, 3, जबकि होता कितने इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, 7 में से 3 उसने यूज़ कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 का मतलब इसके पास 2 लोन पेयर है। अब अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो यहाँ 1 2 3 4 4 सिग्मा, लोन पेयर 0 मतलब sp3 हो गया। यहाँ पे सिग्मा 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 और एक लोन पेयर, तो 3 + 1 4, ये भी sp3 हो गया। और यहाँ पे सिग्मा सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, ये भी 4, ये भी sp3 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर आपका 0 है, यहाँ पे लोन पेयर आपका 1 है, और यहाँ पे लोन पेयर आपका 2 है। मोर नंबर ऑफ लोन पेयर, मोर रिपल्शन, एंड मोर रिपल्शन इम्प्लाइज लेस बॉन्ड एंगल। तो बताइए बॉन्ड एंगल सबसे मिनिमम कहाँ पे होगा, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होगा, और जहाँ नहीं होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो दिस विल बी द सीक्वेंस। सो आई होप बच्चों सबको समझ में आया होगा क्या किस तरह से हम बॉन्ड एंगल का ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द नीट एज वेल एज जेईई एस्पिरेंट्स, बिकॉज क्वेश्चंस आपके बॉन्ड एंगल से रिलेटेड काफ़ी बार आते हैं, एज वेल एज बॉन्ड एंगल का एप्लीकेशंस भी काफ़ी जगह पे आपको इनऑर्गेनिक में मिलता है। सो दिस वीडियो माइट बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको नए नए वीडियोज़ जो मैं आपको बनाऊंगी और इस चैनल पे अपलोड करूंगी तो आपको उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं। थैंक यू सो मच।